झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 414 हो गई है। ये संख्या बढ़ती हुई संख्या 414 तक जा पहुंची है। धनबाद में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सदर अस्पताल के 2 लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव पाए गए हैं। पश्चिम सिंहभूम में भी 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। सारंडा और पोड़ाहाट में भी 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 414 होती हुई। झारखंड में प्रवासी मजदूरों ने मुसीबत बढ़ा दी है। हाल के दिनों में मिले ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव प्रवासी ही हैं, लेकिन इसके लिए प्रशासन भी कम जिम्मेदार नहीं है। ट्रेन से उतरने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर बसों में भर भर कर उन्हें उनके जिले में भेजा जा रहा है। वहीं ट्रेनों में भी प्रवासियों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इन दिनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। देश भर से आ रहे मजदूर इन स्पेशल ट्रेनों में सफर कर अपने राज्य पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो रास्ते में ही चेन पुलिंग कर उतर जा रहे हैं। ताजा घटना महाराष्ट्र से बोकारो आ रही स्पेशल ट्रेन का है, जहां उड़ीसा के रास्ते में चेन पुलिंग कर करीब 200 मजदूर उतर गए। इनकी ना टेस्टिंग हुई ना ही थर्मल स्कैनिंग। वही जो मजदूर सारे नियम कायदे का पालन करते हुए राजधानी पहुंचते हैं, उन्हें भी भेड़ बकरी की तरह बसों में बिठाकर उनके जिले रवाना कर दिया जाता है। बोल रहा जो 200 आदमी होगा तभी लेके जाएंगे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए। खड़े जाने पड़ रहा है। हम लोग उतरे हुए मतलब लगभग 3 घंटे हो गए, और अभी एक तो गर्मी है और मतलब खड़े बोल रहे खड़े जाओ। एक भी तो यहाँ से मतलब सीट तो भर गई है, अब खड़े कौन जाएगा। अब 9-10 घंटे का रास्ता है। शुरुआती दिनों में मजदूरों की खातिरदारी की कई तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे सब गौण हो गई। एक टाइम का खाना खाकर चेन्नई से टाटानगर पहुंचे करीब 1400 से अधिक अप्रवासी मजदूरों को इतनी भीषण गर्मी में पानी भी नसीब नहीं हुआ। भोजन तो दूर की बात है। आज सुबह में कोई खाना नहीं मिला। तकरीबन 8 बजे एक जगह खाना मिला, तो अभी चंद खाना वहाँ रखा हुआ था, जिसकी बिना पर सब एक ही मरता दौड़ कर खाना वहाँ बिथर गया। किसी को खाना नहीं मिला। खाना कल 6 बजे मिला था, उसके बाद नहीं मिला था। पानी आज दोपहर में 3 बजे मिला था, उसके बाद क्या भी नहीं। मजदूरों के साथ होने वाली इन लापरवाहियों की कहानी तो एक तरफ है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब श्रमिक ट्रेनें अपना रास्ता भटक जा रही है। उड़ीसा के राउरकेला जाने वाली ट्रेन की ही बात करें तो ट्रेन में करीब 342 मजदूर सवार थे। सभी को उड़ीसा के राउरकेला जाना था, लेकिन स्टेशन मास्टर की गलती के कारण ट्रेन झारखंड के कानरोवा स्टेशन उतर गई। मजदूरों के यहाँ उतरने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रांची से भुवन के साथ जमशेदपुर से आशीष और सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। राजधानी के सबसे बड़े हॉटस्पॉट के लिए राहत की खबर है। जी हां, 26 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने हिंदपीढ़ी के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकालकर बफर जोन में इन्हें शिफ्ट करने का फैसला लिया है। जल्द ही पुरानी रांची, नूरनगर, निजामनगर, छोटा तालाब का इलाका खोला जाएगा। अब इन इलाकों में शहर के दूसरे हिस्से की तरह सभी दुकानें खुलेंगी, साथ ही ई पास की भी सुविधा हासिल होगी। बफर जोन में शिफ्ट होने के बाद लोग ऑफिस और दुकान भी जा पाएंगे। हालांकि मंटू चौक के इलाके के लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। यहां के इलाके का पॉजिटिव मरीज अब भी इलाजरत है, और ऐसे में उसके ठीक होने के बाद ही इलाके से पाबंदियां हट पाएंगी। पीढ़ी में 64 केस पकड़ाई थी। 64 में से अब सिर्फ खाली एक बंदा पॉजिटिव रह गया है, वो भी कुछ ही दिनों में अपना ठीक होके घर आ जाएगा। और उसके बाद जो अभी मतलब कि मेन बात जो आ रही है, मंटू चौक का जो नाम आ रहा है, उसको मतलब कि खाली 6 जून तक रखा जाएगा। बाकी जो भी जैसे नाला रोड हो गया और भी कई तरीके के हैं, वो 2-3 दिन के अंदर प्रशासन ने बोला है हम लोग इसको खोल देंगे। देखिए, जो प्रमुख एरिया है अभी हम लोग बाउंड्री उसमें देख रहे हैं कि कहाँ तक बाउंड्री करेंगे, लेकिन जो मेन एरिया जहाँ पर ओपनिंग अप का बात है, उसमें निजामनगर का एक बड़ा हिस्सा, नूरनगर, पुरानी रांची, छोटा तालाब, लेक रोड, ये प्रमुख रूप से है। अगर इमरजेंसी में किसी को बाहर जाना है मेडिकल हेल्प के लिए, तो हम लोग इस हिसाब से कुछ एग्जिट पॉइंट्स
चूँकि नए एरियाज़ अगर आ जाएंगे तो नए नए एग्जिट पॉइंट्स हमें बनाने पड़ेंगे और वहाँ के फोर्सेज और जो ही मैजिस्ट्रेट होंगे उनको इस तरह से ब्रीफ किया जाएगा कि क्या यहाँ पे करना है और किस तरह से यहाँ पे करना है। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो भी नया कंटेनमेंट बनेगा उसमें हम पूरी सुरक्षा रखेंगे और ये इंश्योर कराएंगे कोई भी कंटेनमेंट से बाहर न जा पाए और बाहर का कोई व्यक्ति भी कंटेनमेंट के अंदर न जा पाए। कभी अपने किक्स तो कभी गोल से फुटबॉल जगत में राज्य का नाम रोशन कर चुकी गुमला के सुधा इन दिनों दाने दाने को मोहताज है। पिता की मौत के बाद घर में इकलौती कमाने वाली मां को भी लॉकडाउन में कोई काम नहीं दे रहा। नतीजतन घर में अनाज का एक भी दाना जुटाना मुश्किल हो रहा है। सुधा के दुर्दशा पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए, लेकिन अन्य जिले में रहने वाली ऐसी दूसरी सुधा की सुध कौन लेगा, इस पर कोई कुछ भी नहीं कह रहा। राज्य के खिलाड़ियों तक तमाम सुविधाएं पहुंचाने का दावा करने वाली झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को लेकर कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी वाकये से लगा सकते हैं कि फुटबॉल की अंडर 17 वर्ल्ड कप टीम की खिलाड़ी और उसका पूरा परिवार आज दाने दाने को मोहताज है। लॉकडाउन ने इस परिवार की ऐसी कमर तोड़ दी है कि 2 वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया है। सुधा हाल ही में तुर्की में अभ्यास मैच खेलकर वापस लौटी थी। अपने देश लौटने के बाद उसे आगे की तैयारियों के लिए कड़ी मेहनत करनी थी, लेकिन मेहनत करने के लिए हेल्दी डाइट की भी जरूरत होती है। सुधा को यहाँ 2 टाइम का डाइट तो नसीब नहीं हो रहा, हेल्दी डाइट की बात ही क्या। दाई का काम करने वाली माँ भी इन दिनों बेरोजगार है। मेरी माँ कहीं जगह से खोज खाज के दे रही तो उसी से जी रहे। मम्मी क्या करती है? मम्मी स्कूल तरफ जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए। लॉकडाउन में चावल दाल नहीं मिल रहा है और राशन कार्ड भी नहीं है, इसी वजह से हम लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं सुधा की छोटी बहन हूँ। हम लोग को मेरी माँ स्कूल तरफ काम पोछा काम करने जाती है, उसी से हम लोग का पालन पोषण कर रही है। अब मामले में मुख्यमंत्री के दखल के बाद सुधा की सुध लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। सुबह से चैनपुर के प्रमुख, उप प्रमुख, जिला प्रशासन के लोग एक एक कर सुधा और उसके परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। वहीं उपायुक्त ने मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल प्रभाव से परिवार तक मदद पहुंचा दी। हमारे जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनको और भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, उसकी भी हम लोग से जान रहे हैं और उनकी हम लोग सहायता करेंगे। और अन्य जो भी खिलाड़ी हमारे ज़िले में हैं, खासकर ऐसे क्षेत्र से जैसे कामदारा वगैरह से में भी अन्य खिलाड़ी हैं, तो उनकी भी हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस घटना से सीख लेते हुए गुमला प्रशासन ने ऐसे खिलाड़ियों को हर संभव सहायता पहुंचाने का फैसला किया है। साथ ही खिलाड़ियों को पौष्टिक और बैलेंस्ड डाइट मिले, इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि हर बार ऐसे वादे करने वाली सरकार और प्रशासन अगले ही पल इन वादों को भूल क्यों जाती है, अपने ही जिले की शान को दाने दाने के लिए तरसता क्यों छोड़ देती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील सिंह की रिपोर्ट। एमजीएम की अहमियत कोल्हान में किसी से छिपी नहीं है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का ताल्लुक भी जमशेदपुर से ही है। तो फिर आज क्यों एक मां को एमजीएम के बाहर परेशान होकर तड़पना पड़ा? जली अवस्था में दर्द से तड़पता ये मासूम उस एमजीएम के फर्श पर पड़ा है, जहां की व्यवस्था का दंभ भरने से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जरा भी नहीं चूकते। सुंदरनगर के रहने वाले इस 5 साल के बच्चे को चूल्हे से जलने के बाद आनंद फानन में एमजीएम के इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन बर्न वार्ड में बेड नहीं होने के कारण बच्चे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में आसमान से बरसती आग से बचाने के लिए लाचार मां वहीं पर बेटे को पंखा झुलाती नजर आई। एमजीएम के उपाधीक्षक की माने तो बर्न वार्ड में सिर्फ 20 बेड हैं, जहां पहले से 24 मरीजों का इलाज चल रहा है। हम लोग 2-3 घंटा बाहर ही में रुक गए थे, फिर हम लोग फिर बोले उन लोगों को, तभी हम लोग को बेड दिया गया है। फिर इसके बाद हम लोगों को बेड दिया, तभी हम बच्चा को आराम मिला है बेड में लाके ही। बहुत ज़्यादा जला हुआ नहीं था, 10 से 12% उसका बर्न था। और जिस समय लेके आया था तो थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रहने के लिए कहा गया था
उसके बाद मरीज को भर्ती किया गया, ड्रेसिंग किया गया, बाजाप्ता बेड में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि मीडिया के पहुंचने के कुछ देर के बाद बच्चे को बर्न वार्ड में जगह दे दी गई, लेकिन इसी दौरान बर्न वार्ड में भर्ती एक दूसरी बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा बर्न वार्ड में एसी की व्यवस्था पर फूट पड़ा। एक जगह में 4 मरीज को रख दिया, इसका तरफ तो एसी था ही नहीं है, इतना डेली बोलते थे गर्मी लग रहा, लापरवाही था। और एक जगह में 4 आदमी पेशेंट, चारों जला हुआ है, एक दूसरे को देख के दूसरा आदमी बीमार पड़ा था, मगर जहाँ मेरा बच्चा थी वहाँ कोई एसी का स्वाद नहीं है। एमजीएम के बर्न वार्ड की ये तस्वीरें बयां करती है कि जमीन पर हेल्थ सिस्टम की हकीकत क्या है। बर्न वार्ड में एसी की अहमियत और जलने पर जल्द इलाज की जरूरत क्यों होती है, यह शायद अभी भी स्वास्थ्य मंत्री और उनके महकमे को समझना बाकी है। इस तस्वीर से साफ है कि आज भी एक मां की हाथ का पंखा एमजीएम की एसी और उसकी व्यवस्था पर भारी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा गया है। राजधानी रांची से लेकर पलामू, लातेहार, चाईबासा जैसे शहर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पलामू में बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोगों का सहारा कोयल नदी बना हुआ है। वहीं कोरोना संकट में पानी की किल्लत रांची नगर निगम के लिए नई मुसीबत बन गई है। गड्ढा खनना पड़ता है, फिर उपचना पड़ता है, साफा पानी करने के बाद तब हम डब्बा में भरते छान कर, पूरा गर्मी में वैसे भरते हैं। हम लोग का घर के बगल में 2 है बोरिंग, एगो में मतलब आज कल बनल है, उसमें भी पानी ढंग से नहीं दे रहा है, एगो तो समझिए कि खराब है, वो अभी बनबो नहीं किया है। गर्मी का दिन है, नल खराब हो जाता है, पानी नहीं रहता है घर में, चावल दाल बनाने के लिए नदी में आते हैं, गड्ढा खोद कर और पानी ले जाते हैं। ड्राई जोन में पड़ने वाले पलामू में हर साल लोग गर्मी के वक्त पेयजल संकट से जूझते हैं, मगर अभी तक मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति फेज 2 की योजना अधूरी है। वहीं ऐसी ही स्थिति से गुजर रही राजधानी रांची में नगर निगम के द्वारा पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। नगर निगम के टैंकर घर घर जाकर पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि निगम के 65 टैंकरों में से 26 टैंकर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में ये वक्त निगम के लिए चुनौतीपूर्ण है। अगर मौसम की बेरुखी यूं ही बरकरार रही तो इससे सैनिटाइजेशन का काम प्रभावित हो सकता है। इस वर्ष ये काम नहीं हो पाया फंड के अभाव में। फंड भी एक कारण था, दूसरा एक कारण और भी था कि चुनाव के बाद हम लोग जब कराने के मोड में आए तो कोरोना संकट आ गया, जिससे कि मार्च से सभी काम बाधित हो गए। बहरहाल किसी भी तरह स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे और पारा यूं ही चढ़ता रहा तो निगम और शहर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। पलामू से नीलकमल के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो रांची के एक बड़े हिस्से को पेयजल आपूर्ति करने वाला हटिया डैम सूखने के कगार पर पहुंच चुका है। 37 फीट पानी की क्षमता वाले डैम में महज 7 फीट पानी बचा हुआ है और अभी मानसून आने में काफी वक्त है। 1962 में एचईसी प्लांट और आसपास की आबादी को पीने के पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बने हटिया डैम ने अपने निर्माण के 5 दशक से भी ज्यादा के समय में ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री डैम की खराब स्थिति के लिए पिछले वर्ष हुई कम बारिश को मुख्य वजह बता रहे हैं। स्थिति अभी अच्छा नहीं है। पिछले बार बारिश नहीं होने के कारण डैम का जलस्तर अभी 7 फीट 3 इंच 3.5 इंच है आज का, जो बेहतर स्थिति में नहीं है। हम लोग को सप्लाई देने में कठिनाई हो रही है। जिस तरह से मांग आ रही पब्लिक का, उस हिसाब से हम लोग को पूरा करने में दिक्कत होती है। पिछले मानसून में बारिश कम हुई, इसलिए हटिया डैम का जलस्तर इस बार जो होना चाहिए, जितना और वर्षों में लगातार रह रहा था, उससे तो नीचे निश्चित रूप से आ गया है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जितनी रास्टिंग हो रही है उससे ज़्यादा न बढ़ाना पड़े, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बोकारो के बिरमो में कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दामोदर नदी घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राजेंद्र सिंह के निधन पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि आज उन्होंने अपना अभिभावक खो दिया है।
उन्होंने राजेंद्र सिंह के निधन को झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी क्षति करार दिया। विधायक और नेता के रूप में नहीं बल्कि अपने अभिभावक के रूप में देखते आए हैं। बचपन से लेकर के आज हम लोग इन ऐसे लोगों के छत्र छाया में हम लोग पले बढ़े हैं। आज उनके हमारे बीच से चले जाने से हमें काफी दुख है और निश्चित रूप से आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का जो व्यवहार रहा है, चाहे वो किसी भी दल के लोगों के साथ रहा हो, ऐसा व्यवहार पाना मुश्किल है और शायद इनकी जगह को भी भर पाना भविष्य में मुश्किल होगा। कोरोना संकट के बीच चुनाव संपन्न कराने को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। चुनाव आयोग के स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों ने विचार रखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ आने वाले समय में चुनाव संपन्न कराने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जिससे चुनाव समय पर संपन्न हो सके। राज्य में धनबाद, चास, देवघर सहित कई नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव कराए जाने हैं, जो कोरोना की वजह से अभी टल गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त NN पांडे ने कहा कि चुनाव को लेकर मंथन जारी है, परिस्थिति अनुकूल होते ही इसे कराया जाएगा। कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कोविड कंडीशंस को देखते हुए किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए, इस संबंध में चर्चा हुई। एक वर्किंग ग्रुप के गठन का निर्णय लिया गया और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी कुछ चिंतन किया जा रहा है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को अंगीकृत करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्शंस समय पर हो जाएं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बाद 5 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें 2 प्रसूता महिला भी शामिल हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पिछले 24 घंटे में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 12 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। हालांकि इन सभी लोगों को अब भी 14 दिनों के होम क्वारंटीन पर रहना होगा। जिन 2 प्रसूता महिलाओं ने आज कोरोना को मात दी, उनके साथ उनके नवजात बच्चे भी थे, लेकिन संक्रमित मां का दूध पीने के बावजूद बच्चों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। चतरा एक बार फिर ग्रीन जोन की श्रेणी में आ गया है। जिले का एक इकलौता कोरोना संक्रमित युवक स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुका है। डीसी ने युवक का सम्मान कर घर रवाना किया। ये युवक मुंबई से अपने घर वापस आया था। देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी श्रमिकों का घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में गुजरात से वापी से 1689 श्रमिक स्पेशल विशेष ट्रेन से देवघर के जसीडीह स्टेशन पहुंचे। इनमें से सबसे ज्यादा देवघर के 790, दुमका के 257, गोड्डा के 237 श्रमिक थे। सभी प्रवासी मजदूरों को जांच के बाद उनके जिलों के लिए भेज दिया गया। घर पहुंचने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। गुजरात से ट्रेन आई है, लगभग 1600 लोग हैं इसमें सर्वाधिक संख्या देवघर जिला की ही है। इसके अलावा गोड्डा है, साहिबगंज है, जामताड़ा वगैरह अन्य जिलों के भी लोग हैं जो हम लोग डेली कर रहे हैं। उसके अनुसार इनको लाया जा रहा है। उसके बाद इनका नाश्ता पैकेट और जो पानी है वो दिया जा रहा है। फिर उनके गंतव्य तक उनको जिलों में छोड़ा जा रहा है। झारखंड में कोरोना के खिलाफ महाअभियान में लगे रिम्स के चिकित्सकों के साथ साथ राज्य के सरकारी डॉक्टरों के संगठन झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन यानी कि झासा ने राज्य के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए बिहार, ओडिशा और दिल्ली की तर्ज पर इंसेंटिव की मांग की है। झासा के संरक्षक विमलेश सिंह ने कहा कि झारखंड कोरोना वॉरियर्स के अथक परिश्रम और समर्पण की बदौलत कई दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में है। इसीलिए अगर सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है तो कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का जोश और बढ़ेगा। तो बिहार सरकार ने 1 महीना का बेसिक सैलरी
सभी चिकित्सा कर्मियों को जो कि कोरोना में अपना योगदान दे रहे हैं उनको देने का काम किया और घोषणा की। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था मंत्री जी से कि झारखंड राज्य में भी इस तरह का कुछ अगर हो जाए तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनको प्रोत्साहन मिलेगा और ये एक दुगना जोश के साथ काम करेंगे। जिस तरह से बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार और दिल्ली सरकार इन चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को इंसेंटिव देने का प्रस्ताव रखा है, 1 महीना का वेतन और जो भी इंसेंटिव है, ये हम झारखंड सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो भी इस कोविड में लगे हुए हमारे चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों उनको इंसेंटिव जरूर दिया जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।